अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं जॉन पीटर की एक पोएम जिसका टाइटल है अ टेल ऑफ टू सिटीज। यहाँ पर जो टेल ऑफ टू सिटीज है ये दो शहरों की कहानी है। दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी हैं। अब अमेरिका ने गैज़ो गजब के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एक बम गिराया गया जिसका नाम था लिटिल बॉय। इसी तरह 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एक बम गिराया गया जिसका नाम था फैट मैन। अब ये दो बम अमेरिका ने जापान के दो ग्लोरियस सिटीज के ऊपर गिराए, जिससे हुआ ये कि बहुत ज्यादा तबाहकारी हुई। लोग जो है वो इस दुनिया से कूच कर गए और लोग जो है वो खून रेजी के अंदर थे। लोगों के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा कटे हुए थे। चीखो पुकार बुलंद हो रही थी, आहोजारी बुलंद हो रही थी और हर तरफ से वावेला करने की आवाजें आ रही थी। अब इसको इन लाइंस के अंदर पोएट ने किस तरह से डिस्कस किया है वो हम देखते हैं। इस पोएम की जो मेन थीम बनेगा वो है वार, और इसकी टेक्स्ट में 6 क्वाट्रेन्स हैं। क्वाट्रेन 4 लाइंस के स्टेंजा को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 4 लाइन के 6 स्टेंजास हैं, तो जो टोटल स्ट्रेंथ इस पोएम के लाइंस की बनेगी वो है 24। सबसे पहले हम इसकी टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज हुई हैं उनको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन द स्टॉर्म्स ऑफ द श्रीक्स, चीखो पुकार के तूफान में। अब क्यों चीखो पुकार बुलंद हुई है? ओव आर्म्स, हथियारों के, स्मोक, धुएं के, एंड द ड्रिल्स, और फौजी मशकों के। मतलब जब जंग होती है, फौजी मशकें करते हैं, धुआं बुलंद होता है बमबारी के दरमियान और हथियार चलाए जाते हैं, तो इन हथियारों, धुएं और मशकों की चीखो पुकार के तूफान में, स्टॉर्म से मुराद चीखो पुकार के तूफान, इनमें ऑल वर स्केयर्ड, सारे डरे हुए थे। मतलब सबको डरा दिया गया था। जब ये सारा कुछ हो रहा था तो लोग सहम गए। बर्न्ट, कुछ लोग जो है वो झुलस गए। बर्न का मतलब होता है जल जाना। और एंड अफ्रेड, और कुछ खौफजदा थे। अफ्रेड का मतलब है खौफजदा होना, मतलब डरे हुए होना। पावरलेस, कमजोर, एंड हेल्पलेस वर दे मेड, उनको कमजोर और बेबस बना दिया गया था। मतलब उन पर जब बम गिराए गए तो वो बेचारे लोग कमजोर और बेबस, बेयारो मददगार हो चुके थे। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 2 को अगर हम देखें, वो फुल वर ऑल द हिल्स, सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं वो नोहा कुना थी। वो फुल का मतलब होता है गमगीन होना, नोहा कुना होना मतलब कि बहुत ज्यादा परेशानी के आलम के अंदर जो है ना वो चीखो पुकार करना, गमजदा हो जाना। तो कहने का मतलब ये है कि सारी पहाड़ियां भी नोहा कुना थी, मतलब गमगीन थी। वेस्टफुल वर ऑल द ग्रिल्स, और सारी की सारी जो ग्रिल्स हैं, चूल्हे हैं, वो भी फारिग हो चुके थे। वेस्टफुल का मतलब जाया हो जाना। सादा लफ्जों में ये कह लो कि सारे ग्रिल्स या चूल्हे जो हैं वो खामोश हो चुके थे, वो जाया हो चुके थे। क्यों? क्योंकि वो तबाह बर्बाद, जब वेस्टफुल कोई चीज हो जाती है तो फिर वो चलती नहीं है। तो चूल्हे खत्म हो चुके थे, मतलब ये कि लोगों का खाने पीने का जो सामान है वो तबाह बर्बाद हो गया। नेक्स्ट है नन टू शेयर देयर मोन्स। मोन्स का मतलब होता है कराहना। जब सारे लोग मरे हुए होंगे या सारे आफत के अंदर होंगे तो कौन आके उनके दुख और दर्द को बांटेगा? मोन का मतलब है कराहना, शेयर का मतलब है बांटना। कोई उनके आहोजारी के कराहने को बांट नहीं रहा था, मतलब कोई परेशान हाल नहीं था, कोई हाल पूछने वाला नहीं था। नन टू लेसन देयर ग्रोन, लेसन का मतलब होता है कम कर देना। ये यहां पर LESSEN लेसन है, कम करना। तो अगर ON लेसन हो तो वो होता है सबक के मीनिंग में। तो कहते हैं नन टू लेसन, कोई कम नहीं कर सकता था देयर ग्रॉन्स, उनके कराहने को। मतलब वो जो कराह रहे थे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। नेक्स्ट क्वाट्रेन है द फ्लावर्स फ्लेवर्स ऑल स्मैश्ड, सारे फूल और सारे जायके सारे कुचल दिए गए थे। स्मैश्ड, कुचल दिए गए थे, मसल दिए गए थे। तो यहां पर फ्लावर्स से मुराद फूल हैं
और फ्लेवर से मुराद यहां फल है जिनके अंदर जायका होता है, जिनके अंदर मिठास होती है या रस होता है। और स्मैश्ड के साथ साथ बर्न्ड, क्रश्ड एंड ऑल डैश्ड, सारे के सारे झुलसा दिए गए थे और सारे के सारे जो है वो मिटा दिए गए थे। डैश्ड का मतलब है मिटा दिए जाना, स्मैश्ड का मतलब है तबाहशुदा, मतलब सारे फूल सारे फल तबाह हो चुके थे, सारे फल और फूलों को जला दिया गया, झुलसा दिया गया, कुचल दिया गया और मिटा दिया गया। उसके बाद है एंड ऑल पास्ड थ्रू द ग्रिंड, और सारे के सारे एक जुल्म की चक्की में से गुजरे थे। पास्ट थ्रू में से गुजरना, और ग्रिंड का मतलब है चक्की में से, कि जुल्म और तबाही की चक्की में सारे लोग पिसे थे। पास थ्रू पिसना या गुजरना। लिविंग देयर नथिंग बिहाइंड, और उनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा था, मतलब हर चीज तबाह बर्बाद हो गई थी, उनके पास रहा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वार्टरेन है नो आई कुड लुक, कोई आंख नहीं देख सकती थी। नो आई, कोई आंख, कुड लुक, नहीं देख सकती थी। द एक्सप्लोजन, उस धमाके को, जो ये धमाका हो चुका था। डेट टुक, टुक का मतलब रूनुमा हो जाना, मतलब जो धमाका हो चुका था कोई आंख उसे देख नहीं सकती थी, इतनी बड़ी तबाही हुई थी। द लीव्स ऑफ टू ग्लोरीज, दो शानदार शहरों की जिंदगियां। इन द मोमेंट्स ऑफ फ्यूरीज, वो गजब के लम्हात में चली गई थी। टुक का मतलब है ले ली गई थी, मतलब दो शहरों की खूबसूरत जिंदगियां इस गैजो गजब, फ्यूरीज गुस्से और गजब को कहते हैं, गजब के लम्हात में उनसे छीन ली गई थी। नेक्स्ट क्वार्टरेन ऑल वाज डन बाय अ नेशन, ये सारा कुछ एक कौम का किया धरा था, मतलब अमेरिका वालों ने यह किया। हु इन हर वाइल्ड पैशन, जो अपने इस गुस्से के अंदर केयर्ड नॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स, जिसने इंसानी हकूक की कोई परवाह नहीं की। केयर्ड नॉट, परवाह नहीं की थी, फॉर द ह्यूमन राइट्स, इंसानों के हकूक की। नॉर सेव्ड देम फ्रॉम डेडली फाइट्स, और इंसानों के जो हकूक हैं वो भी इंसानियत के नाते किसी को छोड़ देना चाहिए, जानलेवा लड़ाई को रोक देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इंसानियत के नाते भी इस खूनखार लड़ाई से नहीं बचाया था। नॉर सेव्ड, वो ना बचा सकी, फ्रॉम डेडली फाइट्स, इस खूनखार लड़ाई या झगड़े या जंग से। लास्ट क्वार्टरेन बट हाउ मच ग्रेट वर दे, लेकिन वो लोग कितने अजीम थे। हु बोर द पेन्स ऑफ ब्लैक डे, जिन्होंने इस तारीक दिन के दर्द को बर्दाश्त किया था। पेन्स तकालीफ, दर्द बर्दाश्त कर जाना। एशेज आर नॉट मेयरली द वेस्ट, ऐश राख के ढेर को कहते हैं। दे कैन रियली क्रिएट द ग्रेट, और वो वाकई एक अजीम चीज को जन्म दे सकते हैं। सादा लफ्जों में ये कह लें कि वो लोग अजीम थे जिन्होंने इस ब्लैक डे या इस इतनी बड़ी तबाही के बावजूद, जो कि राख का ढेर बना गई थी उन्हें, उसी राख के ढेर को नाकाम ना समझते हुए दोबारा अपने इस्तेमाल में लाके इस कौम को अजीम बनाया और अपने मुल्क को अपने कदमों पे खड़े होने के काबिल बनाया। तो ये थी सादा सी ट्रांसलेशन इस पोएम की। नेक्स्ट अगर हम देखें फिगर ऑफ स्पीच को, तो इस पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम यूज की गई है ए ए बी बी। ईच क्वार्टरेन की राइमिंग स्कीम ए ए बी बी बनेगी। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है श्रील्स और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ड्रिल्स, श्रील्स ड्रिल्स ए ए। सेकंड थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है अफ्रेड और लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है मेड, अफ्रेड मेड ए ए बी बी। नेक्स्ट स्टैंजा को देखें, हिल्स ग्रिल्स ए ए, मॉन्स ग्रॉन्स बी बी। नेक्स्ट स्टैंजा को देखें, स्मैश्ड डैश्ड ए ए, ग्रिंड बिहाइंड बी बी, लुक टुक ए ए, ग्लोरीज फ्यूरीज बी बी, नेशन पैशन ए ए, राइट्स फाइट्स बी बी। नेक्स्ट डे और डे ए ए, वेस्ट और ग्रेट बी बी। ये था ए ए बी बी इस पोएम की राइम स्कीम, मतलब फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से राइम करेगी और थर्ड लाइन फोर लाइन के साथ राइम करेगी। उसके बाद हम देखते हैं अनोमोटोपिया को। अनोमोटोपिया कहते हैं
टू अपील हियरिंग सेंस, जो चीज हमें हियरिंग सेंस को अपील करती है उसे अनोमोटोपिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर लाइन नंबर 1 में देखें, इन द स्टॉर्म्स ऑफ द श्रीक्स, चीखो पुकार के तूफान के अंदर, तो ये जो शरीक का वर्ड यूज किया गया है ये फिगर ऑफ स्पीच में अगर देखा जाए तो इसको अनोमोटोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंजेममेंट। एंजेममेंट कहते हैं रन ऑन लाइन को। रन ऑन लाइन क्या होता है? जब हम कोई लाइन पढ़ें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प ना हो और उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए उससे अगली लाइन पढ़ी जाए, इस टेक्निक को रन ऑन लाइन कहते हैं और फिगर ऑफ स्पीच में ये एंजेममेंट कहलाती है। और जब हम एक लाइन पढ़ें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प हो जाए तो इसे एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब देखते हैं एंजेममेंट को। अगर हम देखें लाइन नंबर 1 को, इन द स्टॉर्म्स ऑफ द श्रीक्स, चीखो पुकार के तूफान में, अब किस तरह के चीखो पुकार था? आर्म्स, स्मोक एंड ड्रिल्स। आगे वाली लाइन पढ़ेंगे तो सेंस क्लियर होगी। इसी तरह यहां पर कुछ और भी लाइंस हैं जो कि एंजेममेंट की एग्जांपल्स हैं। जैसा कि अगर हम इस लाइन को देखें, द एक्सप्लोजन दैट टुक, धमाका जो है वो ले गया किस चीज को? द लीव्स ऑफ टू ग्लोरीज इन द मोमेंट्स ऑफ फ्यूरीज, गजबनाक हालत के अंदर जो है वो इसको जो है वो ले गया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेटाफोरिकल लैंग्वेज भी इसमें यूज की गई है। मेटाफर कहते हैं दो चीजों को कंपेयर करना। मिसाल के तौर पर यहां पर टू ग्लोरीज का जो वर्ड यूज किया गया है ये मेटाफर है। जैसा कि टू ग्लोरीज से मुराद वो हिरोशिमा और नागासाकी के दो शहर हैं, तो हिरोशिमा और नागासाकी की तरफ इशारा है। उसके बाद यहां पर फिगर ऑफ स्पीच के अंदर पर्सोनिफिकेशन भी यूज की गई है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन ट्रेट्स देते हैं, इंसानों की खुसूसियात से नवाज देते हैं, तो इस टेक्निक को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसा कि अगर हम लाइन नंबर 6 में देखें तो लिखा हुआ है 5 नंबर लाइन में, वो फुल वर ऑल द हिल्स, सारी पहाड़ियां जो हैं वो नोहा कुना थी, मतलब कि वो मातम कर रही थी। तो पहाड़ियां तो मातम नहीं करती, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मातम करना इंसानों का काम है। तो यहां पर जो है वो लाइन नंबर 5 के अंदर पर्सोनिफाई किया गया है मातम करने का वर्ड यूज करके। उसके बाद हमारे पास है सनिकडिकी। सनिकडिकी किसे कहते हैं? जब हम किसी एक पार्ट को मेंशन करें होल के लिए या फिर होल को मेंशन करें एक पार्ट के लिए, तो इस टेक्निक को सनिकडिकी कहते हैं। मसलन नो आई कुड लुक, कोई इंसान नहीं देख सकता था किस चीज को? द एक्सप्लोजन दैट टुक, वो तबाही जो इतनी बड़ी हुई। तो यहां आई से मुराद जो है वो कोई भी इंसान नहीं देख सकता था, इंसान है, लेकिन एक इंसान की एक पार्ट को, आई को यहां मेंशन किया गया है जो एज अ होल काम करेगा। आई से मुराद इंसान है, तो यहां पर एक पार्ट को यूज करना एज अ होल, इस टेक्निक को सनिकडिकी कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इस पोएम के अंदर एनाफोरा भी यूज हुआ है। एनाफोरा कहते हैं रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इन टू और मोर देन टू लाइंस, या फिर रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन टू और मोर देन टू लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइनों के अंदर जब वर्ड्स या फ्रेजेस रिपीट होते हैं तो इस टेक्निक को एनाफोरा कहती हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 सेकंड स्टैंजा की देखें या सेकंड क्वार्टरीन की देखें तो हमें पता चलेगा नो वन, नन टू शेयर और नन टू लेसन। तो ये जो नन टू और नन टू दो लाइंस के अंदर सेम वर्डिंग यूज की गई है, इस टेक्निक को एनाफोरा कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है एलिट्रेशन। इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन भी हम ये देख सकते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 5 और 6 के अंदर हमारे पास एलिट्रेशन की एग्जांपल्स मौजूद हैं। लिखा हुआ है एलिट्रेशन क्या होता है, पहले इसको देखें। रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर देन टू वर्ड्स, जब एक लाइन के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के अंदर, लेटर्स के अंदर जो कॉन्सोनेंट साउंड है या कॉन्सोनेंट वर्ड है वो रिपीट होता है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। दोबारा देख लें,
दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में एक ही लाइन के अंदर जब सेम लेटर या सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा हो तो इसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 5 में है, वो फुल वर ऑल द हिल्स, यहां वो फुल भी डब्ल्यू के साथ और वर भी डब्ल्यू के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड है तो इसको हम एलिट्रेशन की एग्जांपल कह सकते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 9 को अगर हम देखें तो इसके अंदर भी द फ्लावर्स फ्लेवर्स, यहां पर ये जो फ्लावर और फ्लेवर एफ जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, इसको एलिट्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एलियन का यूज भी किया गया है। एलियन कहते हैं रेफरेंस को, मतलब यहां पर ब्लैक डे जो है ये रेफरेंस ऑफ ब्लास्ट की तरफ इशारा किया गया है। हु बोर द पेन्स ऑफ ब्लैक डे, तो ये एक एलियन है जो कि ब्लास्ट वाले दिन जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे उसका रेफरेंस यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है एसोनेंस की। अब एसोनेंस किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ वाउल लेटर्स और साउंड इन द सेम लाइन, एक ही लाइन के अंदर जब वाउल साउंड को या वाउल लेटर्स को रिपीट किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एसोनेंस। जैसा कि लाइन नंबर 1 में, 4 में और 13 में हम देख सकते हैं। एसोनेंस क्या है? वाउल की रिपीटिशन। तो यहां पोएट कहता है इन द स्टॉर्म्स ओ ओव, यहां पर फिर ओ, तो ये ओ की रिपीटिशन है जो कि वाउल साउंड है, इसे हम एसोनेंस कहेंगे। इसी तरह अगर लाइन नंबर 4 में अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा पावरलेस हेल्पलेस, ये जो ई का लेटर है रिपीटेड है जो कि जो है वो वाउल साउंड है, वाउल लेटर है, तो इसे भी हम एसोनेंस बोल सकते हैं। उसके अलावा 13 नंबर लाइन जो है उसके अंदर भी हमें एसोनेंस की एग्जांपल कुड और लुक, ओ का लेटर जो है जो कि एक वाउल साउंड है रिपीटेड हमारे सामने है, ये एक एसोनेंस की एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सोनेंस को। कॉन्सोनेंस क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द एंड और इन द मिडल ऑफ द वर्ड इन द सेम लाइन, मतलब दो या दो से ज्यादा जो वर्ड्स होते हैं उनमें कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीट होना, लेकिन ये कॉन्सोनेंट लेटर बिगिनिंग ऑफ द वर्ड नहीं होना चाहिए, या तो एंड ऑफ द वर्ड या मिडल ऑफ द वर्ड हो, क्योंकि अगर बिगिनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा होगा तो उसको हम एलिट्रेशन कहेंगे, लेकिन अगर वो एंड में या मिडल में जाके रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड तो वो कॉन्सोनेंस कहलाएगा। लाइन नंबर 1, 4, 5, 10 के अंदर ये देख सकते हैं जैसा कि स्टॉर्म्स श्रील्स, ये जो एस का लेटर है ये रिपीटेड साउंड है कॉन्सोनेंट, तो इसको हम जो है वो कॉन्सोनेंस कह सकते हैं। इसी तरह लाइन नंबर 4 में देखें पावरलेस हेल्पलेस, एस का साउंड और लेटर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड है जिसे कॉन्सोनेंस कहेंगे। इसी तरह लाइन नंबर 5 में वो फुल ऑल हिल, यहां पर वो फुल और ऑल एल का लेटर रिपीटेड आ रहा है, तो इस तरह लाइन नंबर 10 में अगर हम देखें तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं क्रश्ड और डैश्ड, डी का कॉन्सोनेंट साउंड जो है कॉन्सोनेंट लेटर ये रिपीटेड है और वर्ड के लास्ट पर है जो कि कॉन्सोनेंस की एक एग्जांपल है। उसके अलावा एक और टेक्निक जो कि आपको मैं मेंशन करता हूं, यहां पर कोमे का इस्तेमाल किया गया है, तो ये जो है वो कैयुरा कहलाता है। कैयुरा क्या होता है? जब हम एक सेंटेंस में कोमा इस्तेमाल करते हैं या कोई भी जो है वो फिगर ऑफ स्पीच के अंदर जो है ना हम पंचुएशन मार्क के जरिए किसी भी सेंटेंस में जब ब्रेक करते हैं, मतलब यहां पर कोमा ब्रेक कर रहा है, तो जब भी पंचुएशन मार्क के जरिए ब्रेक या पास किया जाता है सेंटेंस में तो इसे कैयुरा कहते हैं। वो मैं यहां पे आपको मेंशन कर देता हूं। तो ये कैयुरा जो है वो भी इस पोएम के अंदर हम देख सकते हैं, और भी किसी जगह पर यूज हुआ हो तो आप जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।